नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों का यूपी पीसीएस मेंस का लेक्चर चल रहा था। तो जीएस सेकंड पेपर का, ठीक है, पॉलिटी का लेक्चर चल रहा था। तो पॉलिटी का चैप्टर नंबर 10, जो कि संवैधानिक और विनियामक और विभिन्न प्रकार के निकायों, संवैधानिक निकायों और अन्य प्रकार के निकायों का जो चैप्टर है, उसको आज हम लोग देखेंगे। और लगभग 22-23 पेजेस हैं। तो इसको 3 पार्ट में हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। 3 पार्टों में पॉलिटी के 10वें चैप्टर को हम लोग देखेंगे। और दोस्तों, आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही है यूट्यूब की प्रॉब्लम की वजह से। और चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं जा रही हैं, नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही है। तो इसकी वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे टेलीग्राम पर आप क्या क्या करना है कि जैसे पीसीएस स्पेस एकेडमी सर्च करना है और उस चैनल को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो पीसीएस स्पेस एकेडमी पर टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को पीसीएस स्पेस एकेडमी चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहीं पर आपको नोटिफिकेशन, जैसे इनकेस अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो कम से कम आप उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें प्राप्त होती रहेंगी, ठीक है। समय पर सारी चीज़ें प्राप्त होती रहेंगी। क्योंकि देखिए, जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच नहीं पा रही है, तो ये सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। यह वीडियो आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और जो चीज़ें हैं दोस्तों, आज की डेट में हम लोग चैप्टर नंबर 10 देखेंगे। लगभग 7 पेजेस को आज हम लोग देखेंगे। 3 पार्ट में 7-7 पेजेस करके हम लोग देख लेंगे। 3 पार्टों में इस पूरे चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ आप लोगों को जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और सभी लोग इसको अच्छे तरीके से देखिए। और पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल को देख सकते हैं या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक निकायों की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? ऐसे निकाय जिनका उल्लेख जो है संविधान में किया गया होता है तो उनको संवैधानिक निकाय बोलते हैं। जैसे वित्त आयोग हो गया अनुच्छेद 280, और इंटर स्टेट काउंसिल हो गई, अंतर्राज्यीय परिषद जो हो गई वो आपका अनुच्छेद 263। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की, इंटर स्टेट काउंसिल की। देखिए, किसी भी संघीय ढांचे के तहत तो द्वैत राज्य व्यवस्था में, मतलब कि एक केंद्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर, नीतियों का समन्वय और उसका क्रियान्वयन हेतु अति महत्वपूर्ण होती है आपकी अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 263 में कहा गया है कि किसी भी समय यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में परिषद का गठन करना है तो उसे दायित्व तो सौंपा जाना चाहिए और उसका गठन कर सकता है। अब इसके दायित्व तो क्या हैं कि जैसे राज्यों के मध्य उठने वाले विवादों की जांच करना, उन पर सुझाव देना, एक पहला कार्य है अंतर्राज्यीय परिषद का। दूसरा कार्य क्या है? इस मामले की जांच करना, विचार विमर्श करना जिनमें केंद्र और या एक से अधिक राज्यों का सामान्य हित निहित हो। मतलब जैसे मान लीजिए 3 स्टेट हैं, ए बी सी, तो या तो 2 स्टेट के बीच में या तीनों स्टेट के बीच में या 4 स्टेट के बीच में कोई अगर हित समाहित है तो उस पर उन चीज़ों की जांच करना, उस पर विचार विमर्श करना, ये सारी चीज़ें। अगर उनके बीच में कोई विवाद है तो उसको सुलझाना, ठीक है। अब देखिए, अगली चीज़ क्या है? उन मामलों को विशेषतः ऐसे मामले अनुशंसाएं करना जो समन्वय की नीति और उन मामलों पर उठाए जाने वाली कदमों के बेहतर क्रियान्वयन में सहायक होते हैं, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का दायित्व तो क्या होता है? महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं उनकी जांच करना, सलाह देना, ठीक है। और उन पर निर्णय देना नहीं होता है, ना कि उन पर निर्णय देना। निर्णय नहीं देता है, सलाह देता है, सलाहकारी संस्था है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति ने 1990 में क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया था। और इसके गठन में कौन कौन से व्यक्ति शामिल? जैसे प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में होते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहां भी विधानसभाएं हैं, ठीक है, और केंद्रीय कैबिनेट के 6 मंत्री सदस्य के रूप में होते हैं। यदि जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है तो इसकी बैठकों की कार्यसूची जो होती है किसी रूप में उनके लिए महत्वपूर्ण हो तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने कि राज्य मंत्रियों को भी इसकी बैठकों के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। अब दूसरी बॉडी क्या है? बॉडी है आपकी संघ लोक सेवा आयोग। देखिए, संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग के बारे में
प्रावधान किए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग भारत का सबसे बड़ा भर्ती प्राधिकरण है। ध्यान रखिएगा, आईएएस पीसीएस की जो आईएएस और आईपीएस की जो आईएफएस है, उसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वह किया जाता है। यह कार्य जो है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है और यह एक संवैधानिक निकाय है। ध्यान रखिएगा, यह एक संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए नियुक्ति करता है। किसके लिए? अखिल भारतीय सेवाएं और जो केंद्रीय सेवाएं होती हैं उनके लिए। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक यह अधिकारी कार्य करते रहते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के संदर्भ में मसूरी में तथा भारतीय पुलिस सेवा के संदर्भ में हैदराबाद में प्रशिक्षण लेते हैं। जैसे जो अधिकारी बनते हैं तो जो आईएएस होते हैं वो उनकी जो ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण जो होता है मसूरी में होता है और आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? हैदराबाद में होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 पा के अनुसार संविधान के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन करने की बात कही गई। अनुच्छेद 315 सेकंड के अनुसार दो या दो से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं देखने में नहीं मिलता है। वर्तमान में सबके अलग अलग आयोग हैं, राज्य लोक सेवा आयोग हैं। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कम से कम आधे सदस्यों को कम से कम 10 वर्षों की सरकारी सेवा का अनुभव होना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। अब अगली चीज़ क्या देख लेते हैं कि जैसे जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष, या तो 6 साल पूरे हो जाएं या तो 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए। ठीक है, तो दोनों में से एक होना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की वेतन और भत्ते अन्य सेवा शर्तें जो हैं उनको निर्धारित करने का अधिकार किसको है? वो प्रेसिडेंट को है, राष्ट्रपति को है। ध्यान रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य जो है अपनी अवधि के बाद सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन वह संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है, ठीक है, या राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग एक सलाहकारी संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग कैसी संस्था है? सलाहकारी संस्था है और इसकी जो कार्य हैं उनको देख लेते हैं। जैसे संघ सरकार में नियुक्ति के लिए परीक्षा का योजना बनाना, ठीक है, परीक्षा को करवाना, राष्ट्रपति द्वारा दिए गए विषय पर सलाह देना, लोक सेवक जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, तो उनकी भर्ती करना, स्थानांतरण करना, पदोन्नति, अनुशंसात्मक मामले जो होते हैं उनकी कानूनी खर्चे, पेंशन आदि के बारे में सलाह देना, संसद द्वारा दिए गए ऐसे अन्य कार्यों को करना जो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हो। संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट देनी होती है। ठीक है, तो यह संघ लोक सेवा आयोग किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को देता है रिपोर्ट। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य संघ लोक सेवा आयोग को संयुक्त रूप से भर्ती करने के लिए आग्रह करें तो राज्यों को इस प्रकार की योजनाएं बनाने में सहायता करता है। राष्ट्रपति दुराचार के आधार पर आयोगों के सदस्य को पद से हटा सकता है। ध्यान रखिए, हटाने का प्रावधान दुराचार के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। दुराचार का मामला होने पर राष्ट्रपति इन मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के पास में भेजता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर लेते हैं। तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग जो है राज्य लोक सेवा आयोग राज्य का सबसे बड़ा भर्ती प्राधिकरण। जैसे सेंट्रल में आपका संघ लोक सेवा आयोग है, वैसे राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होता है जो राज्यों के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती करता है। ठीक है, और यह भी राज्य लोक सेवा आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। राज्यपाल जो होते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के सिफारिश पर राज्य सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है तो इसके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष। देखिए सेंटर में 65 वर्ष था लेकिन स्टेट में 62 वर्ष है या 6 वर्ष। ठीक है, जो भी पहले हो। राज्यपाल अध्यक्ष और सदस्यों का पदमुक्ति व निलंबित भी कर सकता है। राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्य की संचित निधि से
वेतन दिया जाता है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग सोचेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनको भारत की संचित निधि से पैसा मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। अब देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग भी एक सलाहकारी संस्था है और इसके निम्नलिखित कार्य हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। राज्य सरकार में नियुक्ति के लिए परीक्षा की योजना बनाना, राज्यपाल द्वारा दिए गए किसी भी विषय पर सलाह देना, लोक सेवकों की भर्ती, स्थानांतरण, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्रवाई, कानूनी खर्चे, पेंशन आदि के बारे में सलाह देना। ठीक है, तो ये सारे कार्य होते हैं। और लास्ट कार्य क्या है, राज्य विधानमंडल द्वारा दिए गए ऐसे अन्य कार्यों को करना जो राज्य लोक सेवाओं से संबंधित हों तथा संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार राज्यपाल को प्रतिवर्ष जो आयोग द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट देनी होती है। ठीक है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है, वैसे ही राज्य लोक सेवा आयोग किसको रिपोर्ट करता है, राज्यपाल को रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब प्रशासनिक प्राधिकरण की बात कर लेते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात कर लेते हैं। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी और इसमें केंद्र और राज्यों दोनों में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के बारे में प्रावधान किए गए हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के बीच अगर कोई विवाद आता है तो उसकी सुनवाई करना तथा उसे न्याय प्रदान करना। अब केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, ट्रिब्यूनल, तो जो कैट है, ठीक है, जिसको केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहते हैं, कैट का गठन 1985 में किया गया था। इसकी खंडपीठ जो है दिल्ली में है और अन्य 16 पीठें जो देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। इसमें एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और कई सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल जो है 5 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब जैसे 5 वर्ष पूरा हो जाता है तो हटा दिया जाएगा, 65 वर्ष की आयु पूरी होती है तो हटा दिया जाएगा। सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष और 62 वर्ष की सदस्यों में अलग है, ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष और 62 वर्ष है। ठीक है, अध्यक्ष का अलग है और सदस्यों का अलग है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अपने क्षेत्र में आने वाले लोक सेवकों के मामले की जांच और सुनवाई करता है। ठीक है, उसके पास जो भी मामले जाते हैं उनकी सुनवाई करता है। केंद्रीय प्रशासनिक जो सेना के कर्मचारी, उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी और संसद के सचिवालय के कर्मचारी इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब अगली चीज़ क्या है, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण। देखिए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, तो सेट अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोक सेवकों के मामलों की जांच करता है, सुनवाई करता है और इसके लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति की सलाह जो है, ठीक है, राज्यपाल जो है, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल सलाह देते हैं तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इसके संदर्भ में एक संवैधानिक निकाय है, एक चीज़ है। इसका गठन जो है अनुच्छेद 338 के द्वारा किया जाता है। इसके कार्यों को देख लेते हैं कि इसके कार्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कार्य है अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित मामला का, अगर कोई मामला आता है तो उसका निरीक्षण करना, उसका अधीक्षण करना तथा उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना। तो ये सारे के सारे कार्य आपके अनुसूचित जातियों के आयोग से संबंधित हैं। ठीक है, अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल व सुनवाई करना, अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं के निर्माण में समय समय पर सहभागिता निभाना, उचित परामर्श देना, संघ प्रदेशों एवं राज्यों में उनके विकास से संबंधित कार्यों का निरीक्षण करना व मूल्यांकन करना। तो ये सारे कार्य हैं। अगला कार्य क्या है, इसके संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों के एवं किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष, ठीक है, या जब भी आवश्यक हो प्रतिवेदन देना। यह आयोग राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है, या तो प्रतिवर्ष और या तो जब भी आवश्यक समझे। इन संरचनात्मक उपायों के संदर्भ में केंद्र और राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना एवं इस संबंध में आवश्यक सुझाव देना। ठीक है, तो ये आपके अनुसूचित जाति आयोग के बारे में संबंधित है। ठीक है, कार्य है जो, यदि राष्ट्रपति आदेश दे तो अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास हितों के संरक्षण एवं
संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सौंपे गए किसी अन्य कार्य को भी संपन्न कराना। तो ये सारे के सारे कार्य कौन करता है? आपका जनजातीय आयोग या जो अनुसूचित जाति आयोग है वो करता है। ठीक है। अब अगला क्या है? अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो देखिए अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए, पहले ऊपर वाला था एससी के लिए, अब ये था एसटी के लिए। देखिए अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन भी अनुच्छेद 338(1) के द्वारा किया गया है और 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग में क्या क्या स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? कि स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए यह एक अध्यक्ष है, इसके नीचे एक उपाध्यक्ष है, फिर उसके बाद 3 सदस्य होते हैं। ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है। और जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। उनकी सेवा व शर्तें कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। आयोग अपना प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अब देखिए जो अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग है तो उसके अब कार्यों को देख लेते हैं कि जैसे अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित मामलों का निरीक्षण एवं अधीक्षण करना। सेम टू सेम लगभग वही है, बस अनुसूचित जातियों पहले था, अब अनुसूचित जनजातियाँ हैं। ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं के निर्माण के समय सहभागिता निभाना, उचित परामर्श देना, संघ शासित प्रदेशों एवं अन्य राज्यों में उनके विकास से संबंधित कार्यों का निरीक्षण करना और मूल्यांकन करना। ठीक है। और क्या है कि इनके संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों और किए जा रहे कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को या जब भी आवश्यक हो प्रतिवेदन देना, रिपोर्ट सबमिट करना। ठीक है। और लास्ट चीज़ क्या है? इन संरचनात्मक उपायों के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना। तो ये सारे के सारे कार्य आपके जो अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग है उसके कार्य कहे जाते हैं। ठीक है। तो अब अगला है वित्त आयोग। वित्त आयोग को हम लोग सेकंड लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। 7-7 पेजेस करके हम लोग 3 लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और दोस्तों संभावनाएं पूरी हैं कि लॉकडाउन बढ़ेगा। इस समय आप लोगों का टाइम है, समय है, इस समय का सदुपयोग करते रहिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, घर पर रहिए, बाहर मत निकलिए। ठीक है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है तो उसमें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जो लोग भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल को देख सकते हैं। ठीक है। चलिए ठीक है। थैंक यू देखने के लिए।